नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी विषय संबंधित सभी टॉपिक का अध्यायवार अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए, आज का टॉपिक जो कि हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी सिलेबस को देख लीजिए। ये उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, जो कि स्नातक स्तरीय भर्ती और 12th लेवल भर्ती के लिए दिया गया है, जिसमें कि 20 नंबर की हिंदी आती है। जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा और हिंदी की बोलियाँ, जिस टॉपिक को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात भाषा क्या है? एक साधन है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि मैं अपने मन के विचारों को आप तक बोलकर पहुंचा रहा हूं। हमारे बीच क्या हो रहा है? विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा की विशेषताएं देख लेते हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। पहली विशेषता क्या है भाषा की? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति कैसे है? जो भी मनुष्य जन्म लेता है या कोई पशु पक्षी जन्म लेता है तो ईश्वर उसे बोलने की क्षमता जन्म से ही प्रदान करता है। लेकिन उसके पास बोलने की क्षमता तो होती है, लेकिन क्या उसको भाषा का ज्ञान होता है? नहीं। उसको भाषा का ज्ञान कहाँ से मिलता है? उसकी माता द्वारा, उसके विद्यालय द्वारा, उसके आसपास से, उसके शिक्षकों द्वारा उसे भाषा का ज्ञान मिलता है। अर्थात क्या है? भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है, जिसे कि अर्जित किया जाता है, ना कि यह जन्मजात होती है। ठीक है। और यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? इसे व्यक्ति समाज में रहकर सीखता है। भाषा को व्यक्ति अपने आसपास से, अपने गुरुजनों द्वारा, अपने दोस्तों से, समाज में रहकर सीखता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो आपके बोलने का जो लहजा होता है, जिसे आप स्लैंग कहते हैं इंग्लिश में, वह काफ़ी सुदृढ़ और फॉर्मल होता है। और जैसे ही आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो आपकी जो भाषा शैली होती है वो काफ़ी मजाकिया और हल्की होती है। ठीक है। तीसरी विशेषता भाषा की है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। अच्छा, अंतिम स्वरूप से क्या अभिप्राय है? अंतिम स्वरूप से अभिप्राय यह है कि भाषा में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और इसका कोई एक अंतिम स्वरूप नहीं है। हम निरंतर भाषा का ज्ञान लेते रहते हैं और इसमें नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं। अगर ऐसा होता कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता तो भाषा में परिवर्तन होते ही नहीं। आगे चलकर हम हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हिंदी भाषा लौकिक संस्कृत से बनी है। लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी। तो अगर भाषा का अंतिम स्वरूप होता तो आधुनिक हिंदी हमारे समक्ष कभी भी आ नहीं पाती। ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, वह इसी के साथ जुड़ जाता है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, अर्थात भाषा परिवर्तनशील होती है। लेकिन जो इसकी पांचवी विशेषता है कि भाषा का मानक स्वरूप होता है। भाषा का क्या होता है? मानक स्वरूप होता है। जैसे कि आप उत्तराखंड से होंगे तो उत्तराखंड में जो श्रीनगर का व्यक्ति गढ़वाली बोल रहा है तो वह गढ़वाली भाषा का मानक स्वरूप कहलाता है। ऐसे ही कुमाऊनी क्षेत्र से जो लोग होंगे तो कुमाऊं में एक जगह है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में खसपरजिया एक बोली बोली जाती है, वह मानक कुमाऊनी कहलाती है। इसलिए भाषा का एक मानक स्वरूप जरूर होता है, लेकिन इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता। अब देखते हैं भाषा के प्रकार। जैसे कि हमने देखा, भाषा एक क्या है? साधन है। भाषा एक साधन है विचारों को आदान प्रदान करने का, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाने का एक साधन है। जैसे ही आपने भूगोल विषय में संचार के साधन पढ़े होंगे, ठीक है, आपने परिवहन के साधन पढ़े होंगे, ठीक है, तो वे कई प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा संचार और परिवहन के माध्यम साधन कई प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार भाषा एक साधन है तो भाषा भी कई प्रकार की होगी। तो सबसे पहले कई बुक्स में भाषा के 2 प्रकार लिखे रहते हैं, कई बुक में 3 प्रकार बताए रहते हैं। हम तीनों प्रकार डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा।
ठीक है। मौखिक भाषा, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर या मौखिक रूप से होता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब हमारे विचारों का आदान प्रदान लिखकर लिखित रूप में होता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा जब हमारे विचारों का आदान प्रदान संकेतों या इशारों के माध्यम से होता है तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में एक व्यक्ति मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति उन विचारों को सुनकर ग्रहण करता है। लिखित भाषा में यह प्रक्रिया लिखित रूप में होती है। एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर ग्रहण करता है। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना क्या है? ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था एक बार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कि व्यक्ति द्वारा रेडियो से समाचार सुना जाना किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है? तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण हो जाएगा। या आपसे पूछा जाए पिता द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, यह किस भाषा का उदाहरण है? तो यह लिखित भाषा का उदाहरण होगा। ठीक है। और सांकेतिक भाषा इशारों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। अच्छा, अब इन तीनों में से आपसे पूछा जाए कि सबसे कठिन भाषा कौन सी होती है, तो आप हमेशा सांकेतिक भाषा का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि संकेत कभी भी निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है। एक ही संकेत कई प्रकार की भाषा अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे कभी आप किसी गायक का गाना सुनकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आप उसकी प्रशंसा में तालियां बजाते हैं, लेकिन कई बार आपके सामने अगर कोई जानवर आ जाए अचानक से तो आपकी अचानक से ताली बज जाती है। ठीक है। इसलिए संकेत कभी भी निश्चित नहीं होते हैं और ये काफ़ी समझने में कठिन हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे आसान भाषा मौखिक भाषा होती है, जो कि डायरेक्ट मुंह से बोलकर और समझी जाती है और व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है दोस्तों, कभी भी आपके पेपर में परिभाषाएं नहीं आएंगी। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। तो हम सभी का मकसद इस चैनल पर वीडियो बनाने का यही है कि आप सभी के जो भी कॉन्सेप्ट हों वो क्लियर हों। आप रटी रटाई चीज़ें छोड़ें, जो चीज़ें बुक में नहीं मिल रही है वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं हिंदी भाषा का विकास। सबसे पहले अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो आपको हमेशा उत्तर संस्कृत भाषा करना है। क्या करना है? संस्कृत भाषा। हिंदी भाषा में जो आपको मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा वो संस्कृत भाषा का देखने को मिलेगा, जिन्हें हम तत्सम शब्द भी कहते हैं। जब आप हिंदी में आगे चलकर एक टॉपिक पढ़ेंगे शब्द विचार में तत्सम तद्भव शब्द, तो जो तत्सम शब्द होते हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा से मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और वे जिस रूप में संस्कृत में प्रयुक्त होते थे उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से बनी है। और अभी कभी आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा किस भाषा से बनी है या किस भाषा का प्रभाव हिंदी में सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो आप हमेशा उत्तर संस्कृत भाषा करेंगे। तो देख लेते हैं संस्कृत से हिंदी का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले 1500 से 500 ईसा पूर्व जो भाषा चलती थी वह संस्कृत थी, जिसमें कि हमारे वेदों की रचना हुई। ठीक है। तो जो वेदों की रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई। संस्कृत भी दो प्रकार की थी, एक वैदिक संस्कृत थी और एक लौकिक संस्कृत। तो जो हिंदी भाषा का विकास हुआ वो लौकिक संस्कृत से हुआ। क्यों? क्योंकि भाषा, मैंने आपको बताया है, भाषा जैसे परिवर्तनशील है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और जनमानस को अपने शब्दों को आसान बनाने के लिए भाषा में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का नाम रामेश्वर है, लेकिन हम उसे अपने बोलने की सहायता के लिए रामेश्वर कर देते हैं। क्या करते हैं? रामेश्वर। कई बार आपने देखा होगा, ऐसे कई शब्द देखे होंगे जो हम अपनी सुविधा के लिए आसान करते हैं। इसीलिए भाषा के कठिन स्वरूप को आसान करने के लिए भी भाषा में हम परिवर्तन करते रहे हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं। तो संस्कृत भाषा 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रही, जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई। ठीक है। उसके बाद आई पाली भाषा। पाली भाषा वही भाषा है
जिसमें हमें बुद्ध ने उपदेश दिए थे। ठीक है, बुद्ध के जो उपदेश हैं उसकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा। अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक लिखे हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, वो त्रिपिटक पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं वो किस में है? पाली भाषा में संकलित हैं। उसके बाद आई प्राकृत भाषा, पाली के बाद आई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक चली, जिसमें कि जैन धर्म की ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद आई अपभ्रंश। उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई, जिसमें कि आधुनिक कुछ कवियों ने खड़ी बोली में रचनाएं की हैं, जिसका काल 1000 ईस्वी से आधुनिक तक चला। और आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। उपभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदी भाषा की ग्रियर्सन ने 2 उपभाषाएं बताई है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या बनेगी इसकी? ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पूर्वी हिंदी हो गई। उसके बाद देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को ही कौरवी या खड़ी बोली कहते हैं। हिंदी का जो आधुनिक स्वरूप है उसे ही पश्चिमी हिंदी कहते हैं। यह मेरठ क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत 5 भाषाएं आती है, माफ़ कीजिएगा, 5 बोलियां आती है। कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। हरियाणवी को ही हाड़ौती कहते हैं। हरियाणवी को क्या कहते हैं? हाड़ौती। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी आता है। इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं कि कब है, ये इसके लिए एक ट्रिक बन सकती है। कैसे? कौरवी, बी से ब्रजभाषा, के से कन्नौजी, बा से बुंदेली, हा से हरियाणवी। ठीक है, अब देख लेते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो कि उत्तराखंड के क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी आती है, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। और राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी में राजस्थानी जिसे मेवाती कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी कहते हैं। फिर आती है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 उपबोलियाँ आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, हिंदी भाषा और उसका विकास क्रम और उसकी उपबोलियाँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।